हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी का प्रणाम। मेरा नाम है रविकांत दुबे। तो बच्चों, हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे। लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने अभी लिविंग क्या होते हैं, लिविंग के क्या फीचर होते हैं, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग उसी सीक्वेंस में आगे पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी क्या होता है, उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। तो पहले डाइवर्सिटी का मतलब समझिएगा। डाइवर्सिटी की इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप के जो चीज़ें होती है उसको डाइवर्सिटी बोले। ये लिविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी एक टेक्निकल वर्ड है जिसमें कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में बांटना, ये टैक्सोनॉमी के अंडर में आएगा। तो टैक्सोनॉमी टेक्निकल टर्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बायो में यूज़ करेंगे, और डाइवर्सिटी आपका नॉन लिविंग लिविंग दोनों के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग डाइवर्सिटी में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि हम लोग टैक्सोनॉमी में बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टाइप लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसको हम लोग टर्म और भी देते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे अर्थ पे लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की जा चुकी है। इसको ध्यान रखेंगे। तो 1.7 टू 1.8 का मतलब 17 से 18 लाख या 17 टू 18 लाख ऑर्गेनिज्म के हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, और उन्हीं को हम लोग डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल ग्रुप में अरेंज करेंगे। तो अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हमने डेटा बात किया कि 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन होते हैं। तो ये देखिए आपका ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट टाइप के जो हमारे, उसी को क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है उसके लिए हम लोग जो स्टडी करेंगे उसमें हम लोग टैक्सोनॉमी का स्टडी करेंगे। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक टैक्सिस और नॉमॉस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमॉस मतलब होता है लॉ। अरेंजमेंट के द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी अरेंज द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप, अकॉर्डिंग टू देयर फीचर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। या लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए जो अरेंजमेंट के लॉ की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इनिशियल फेज में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इन सब की बेसिस पे हम लोग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते थे। लेकिन समय बीता, समय के साथ साथ आगे देखा गया कि कौन ऑर्गेनिज्म पहले आया कौन बाद में आया, उसके बेसिस पे हमको भी टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो उस बेसिस पे जब टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया गया तो यहाँ पे एक नई टर्म आई जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक कुछ नहीं है, टैक्सोनॉमी के साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जोड़ दीजिए, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा क्या, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक जो टर्म था उसको कैरोलस लीनियस ने दिया था, जबकि टैक्सोनॉमी टर्म के बारे में बताया था एपीडी कैंडोले ने। जो सिस्टमैटिक्स टर्म, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था, कैरोलस लिनियस की बुक थी, इसका नाम था सिस्टम नेचर। उसमें ही उन्होंने इस टर्म के बारे में बताया था। तो हम लोग टैक्सोनॉमी में देखते हैं कि टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग टैक्सोनॉमी में क्या देख रहे थे, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स के लिए क्या बोले, टैक्सोनॉमी के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जोड़ दीजिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग वही बात करके आए हैं, कंसीडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो टैक्सोनॉमी के साथ इवोल्यूशन को जोड़िए, सिस्टमैटिक कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सिस्टमा नेचर बुक का नाम है, ये आपका उनके लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। ये वो बुक है, इसमें जनरल क्लासिफिकेशन, क्लास ऑर्डर, जीनरा, स्पीसीज, इन सब में किया गया है। सिस्टमा नेचर 1735 में आता है, ईयर भी याद रख सकते हैं, वैसे बहुत मैंडेटरी नहीं है। ये बुक का इमेज है आप लोग के सामने। ठीक है, चलिए, और ये हमारे हैं कैरोलस लीनियस। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे साइंस के फील्ड में कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे, प्लांट को, एनिमल को क्लासीफाई करना, इवन उसके नेमिंग के लिए इन्होंने सारे रूल बनाए थे। उसी रूल के बेसिस पे हम लोग आज के समय में नेमिंग और क्लासिफिकेशन सारी चीज़ें जो पढ़ रही हैं उसी को बस एडवांस किया गया है और कुछ खास नहीं बदला गया है इसमें। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है, ये टैक्सोनॉमी का बेसिक
प्रोसेस क्या होता है। पहला है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को देखना, उसका एक्सटर्नल व्यू, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर को देखना, उसकी एक्टिविटी को देखना, ये कैरेक्टराइजेशन में आएगा। कैरेक्टराइजेशन के बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, और उसका या हम सीधे बोले एक्सटर्नल व्यू करना। उस एक्सटर्नल व्यू के बेसिस पे जो उसमें स्टेबल कैरेक्टर प्रेजेंट है, उस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना, वो नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफाई के बाद हम लोग पहचानेंगे, पहचानने के बाद जो स्टेबल कैरेक्टर होंगे उस बेसिस पे नाम लिखना नॉमेनक्लेचर कहलाएगा। उसके बाद उसको डिफरेंट कन्वीनियंट ग्रुप में डाल देना अकॉर्डिंग टू देयर फीचर, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबल कैरेक्टर्स, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्लासिफिकेशन। तो एक एक करके हम सबका डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कैरेक्टराइजेशन पे। कैरेक्टराइजेशन क्या है, देखिए जरा इसमें डेफिनेशन नोट कीजिएगा कि ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर को समझना, ठीक है, और जिसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, इंटरनल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, जैसे सेल का स्ट्रक्चर हो सकता है और उसके इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट का प्रोसेस हो सकता है। इन सब के बेसिस पे हम लोग जो क्लास टेक्सोनॉमी के स्टेप्स को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। डेफिनेशन नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टराइजेशन। ध्यान रखेंगे इसको। आपकी बुक में कैरेक्टराइजेशन में बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया, लेकिन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर के बारे में दिया है, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। उसके बाद आती है हमारे आइडेंटिफिकेशन, एक्सटर्नल व्यू करना, देखना, पहचाना, तो आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। इसका हम सीधे सीधे मतलब कहें तो ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन, किस बेसिस पे, जिससे कि उसका नेमिंग पॉसिबल हो सके। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम नाम रखा गया, तो पोटैटो को देखे, पोटैटो को देख एक्सटर्नल व्यू किए, उसमें स्टेबल कैरेक्टर कैरोलस लेनियस को समझ में आया कि पोटैटो का जो स्टेम होता है वो ट्यूबर का मॉडिफिकेशन, जो हम लोग आलू खाते हैं, दैट इज अ ट्यूबर। तो उस बेसिस, उसके स्टेबल कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने उसका नाम क्या रखा, सोलेनम ट्यूबरोसम। और सोलेनम बना रहा है उसकी, ये सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। जो सोलेनम है वो उसके बहुत सारे कैरेक्टर को बता रहा है, लेकिन ट्यूबरोसम सिर्फ एक कैरेक्टर को बता रहा है। ट्यूबरोसम सिर्फ बता रहा है एक कैरेक्टर कि ये इसका ट्यूबर मॉडिफिकेशन है, और सोलेनम बहुत सारे फीचर बता रहा है, जैसे सोलेनेसी का मेंबर है, इसके प्लांट एनुअल होते हैं, इसके प्लांट हर्बेसियस होते हैं, इसके ओव्यूल 45 डिग्री पे टिल्टेड होते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो उसके उस पर स्टेबल कैरेक्टर बेसिस पे नाम रखना क्या हो जाएगा आपका, इसका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे ही हम लोग नाम रखेंगे, जिसमें कि स्टेबल कैरेक्टर को यूज किया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, ठीक है। जब हम लोग चीजों को जान लिए, पहचान लिए, अब उसको क्या करेंगे, कन्वीनियंट कैटेगरी में डाल देंगे, जिससे कि हमको उसको आगे जाके देखना समझना आसान हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद हमारा आता है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। देखिए मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, हनी बी का एपिस इंडिका होता है। तो ये किस बेसिस पे रखा गया है, उसमें स्टेबल जो कैरेक्टर है उस बेसिस पे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे रूल आए पहले, जिसमें कि पहले देखिए नाम किसी का यूं ही नहीं रखते, और किसी का नाम कभी फिक्स नहीं होता। फिक्स नहीं होने का मतलब है कि अगर अभी आप देख रहे हैं कि मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका है, तो फ्यूचर में इसको बदला जा सकता है। जिस दिन कोई ऐसा स्टेबल कैरेक्टर मिला जो उसको उससे ज़्यादा, अभी जो नेम रखा गया है स्टेबल कैरेक्टर के बेसिस पे, उससे ज़्यादा स्टेबल कैरेक्टर को यूज़ करेंगे, मिल जाएगा, उस दिन उसका नाम बदल सकते हैं। तो ऐसा नाम किसी का फिक्स नहीं है। वैसे जो साइंटिफिक नेम रखा गया उसका रीज़न था कि वर्ल्ड वाइड में जो सबका नाम है वो एक ही जैसा, मतलब एक ही रहे, बदल बदल के ना रहे। जैसे हम लोग इंग्लिश में पोटैटो बोल दिए, हिंदी में आलू बोल दिए, अदर स्टेट में हमारे कुछ और लैंग्वेज बोल दिया जाता है, तो वो हर जगह ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। इसलिए पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम को सोलेनम ट्यूबरोसम रखा गया। चाहे आप इंडिया में किसी कोने में जाइए, चाहे वर्ल्ड के किसी कोने में जाइए, अगर बायोलॉजिकल नाम पूछा जाएगा तो सोलेनम ट्यूबरोसम ही बताया जाएगा। तो सोलेनम ट्यूबरोसम बताने का पर्पज़ ही क्या था कि ये एक यूनिवर्सल नेम होगा, चाहे यहाँ होगा चाहे कहीं पे भी होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सोलेनम ट्यूबरोसम में जो ट्यूबर है वो मॉडिफिकेशन है, तो उनको लीनियस के हिसाब से ये स्टेबल कैरेक्टर था। लेकिन फ्यूचर में जिस दिन पोटैटो में कोई और स्टेबल कैरेक्टर साइंटिस्ट को समझ में आएगा, उसके बेसिस पे उसका नाम बदला जा सकता है। तो नाम कभी किसी का फिक्स नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है, इट इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज
जिससे कि दुनिया में जो सारी चीज़ें बताए हैं वही यहाँ लिखा गया है। मतलब नाम जो होगा ऑर्गेनिज्म का वो वर्ल्ड वाइड कैसा होगा, वर्ल्ड वाइड एक ही रहेगा, वो स्टैंडर्डाइज रहेगा। उसके लिए ICBN और ICZN में रूल आया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये लीनियस है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से पहले भी बहुत सारे नेमिंग के रूल आए थे। जैसे उसमें क्या हो रहा था कि नेम रखने का पर्पस था कि नेम में उसका कैरेक्टर आ जाए। जैसे नेम किसी का यूं ही नहीं रखते, उसमें कोई कैरेक्टर आना चाहिए। तो कुछ नेम ऐसे पड़े जिसमें कई वर्ड्स के नेम आए, जैसे 5-5, 6-6 वर्ड के नेम आने लगे। लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होने लगा। जब लोगों को कन्फ्यूज़न होने लगा तो बोला गया इसको नाम को थोड़ा छोटा करते हैं। पहले ये नाम रखा, याद करना मुश्किल हो रहा है, वो भी इतने वर्ड के नाम। तो इसलिए लीनियस ने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था ICBN, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये एक बुक है, ध्यान रखिएगा। उसी बुक के अकॉर्डिंग, उसी ICBN बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले आया था 1753 में। उसी बुक में उन्होंने नेमिंग के प्रोसेस को लिखा, जिसको बोलते थे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का रूल आया, उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि कोई भी नेम होगा वो 2 वर्ड से मिलकर बना होगा। पहला होगा जेनरिक नेम और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट यही दोनों मिलके किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम डिसाइड करेंगे। और जेनरिक नेम रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, और स्पेसिफिक एपिथेट सिर्फ ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। जेनरिक नेम जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट अकेले कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेगा। स्पेसिफिक एपिथेट उसके एक फीचर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम है तो ट्यूबरोसम ट्यूबर मॉडिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जेनरिक नेम जीनस है, लेकिन जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट मिला के बायोलॉजिकल नेम है। इसको आप दिमाग में रखेंगे। यहाँ बच्चों से बहुत कंफ्यूजन होता है, स्पेसिफिक एपिथेट को लोग स्पीसीज समझ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें नॉमेनक्लेचर के रूल में। तो जैसे यहाँ देखिए मैंजीफेरा इंडिका, पहला मैंजीफेरा, दूसरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका में ये जेनरिक नेम है और ये इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट। ये जेनरिक नेम है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। इसीलिए दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी रखेंगे। लेकिन जब प्रिंट किया जाएगा तो प्रिंट करते समय उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। प्रिंट करते समय देखिए यहाँ पे एक एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, व्हेन रिटन इट इज सेपरेटली अंडरलाइन बट व्हेन इट इज प्रिंटेड इट विल बी रिटन इन इटैलिक्स। तो यहाँ पे मतलब ये हो रहा है कि अगर इसको टाइपराइटर में जब प्रिंट होगा तब इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, लेकिन जब इसको कहीं कंप्यूटर में ऐसा लिख रहे होते हैं तो इटैलिक्स में लिखेंगे। ये बताता है कि ये लैटिन ओरिजिन का नाम है। जो भी नेम लिखे जाते हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं। और एक रूल में उसी में आगे आता है कि जो साइंटिस्ट का नाम है, जो डिस्कवरर है, उसके नीचे स्मॉल में उसको लिख सकते हैं, स्मॉल मतलब एब्रीवेटिव फॉर्म में, शॉर्ट में उसका हम नाम लिख सकते हैं। तो आगे देखिए इसमें ये रूल है। ये रूल क्या था? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर था, जिसको ICBN बोले थे। बाद में लगभग 1758 में ICZN आया, तो एनिमल के नेमिंग का रूल यहाँ बना ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। ये एक बुक है, इसका 10th एडिशन आया था। उस 10th एडिशन में ICZN आया था। ये 1753 में आया, ये 1758 में आया था। खैर आप बस ये जानिए कि एक बुक है, इसी के अकॉर्डिंग रूल बना है, उसी रूल के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, अब रूल्स जो यूनिवर्सल है उसको समझते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अभी हम लोग जान के समझ क्या है, देखिए ये जीनस नेम है जिसको जेनरिक नेम कहते हैं। ये स्पीसीज नेम नहीं है, ये पूरी तरह करेक्ट नहीं है, स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे, ये ऑथर का नेम है। तो मैंजीफेरा इंडिका देखिए सेपरेटली अंडरलाइंड है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम देखिए यहाँ पे लैटिन में लिखा गया है, रिटन किया जाएगा इटैलिक्स में और सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ के हैं कि फर्स्ट लेटर जेनरिक नेम होगा और सेकंड लेटर क्या होगा? स्पेसिफिक एपिथेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और स्पीसीज किससे स्टार्ट हो रहा है? स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है।
समझ गए आप लोग? ऑथर का नेम किस फॉर्म में है? एब्रिविएटिव शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है यही आपके बायनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है। और वैसे एक वर्ड होता है कि टॉटोनिम, ऑटोनिम जो होता है प्लांट नोमेनक्लेचर में यूज़ नहीं होता है, लेकिन एनिमल के नोमेनक्लेचर में टॉटोनिम, ऑटोनिम का यूज़ करते हैं। तो टॉटोनिम का क्या हुआ कि जब जीनस और स्पेसीज या जेनरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट, ये कहना ज़्यादा करेक्ट होगा, जेनरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम हो जाए तो उसको बोलेंगे टॉटोनिम, और स्पेसिफिक एपिथेट एंड सब स्पेसिफिक एपिथेट ये दोनों सेम हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोनिम्स। ये एनिमल में वैलिड है, अभी तक प्लांट में वैलिड नहीं है, इसीलिए एनिमल में जो नाम लिखते हैं रैटस रैटस, नाजा नाजा, जबकि प्लांट में मैंजीफेरा मैंजीफेरा नहीं आता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। यहाँ कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर आप कोचिंग में भी आके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। तो लिविंग वर्ल्ड में जो आपके सिलेबस में अभी तक ये कंप्लीट हुआ, अब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सिस्टमेटिक्स को और अच्छे से समझेंगे कि सिस्टमेटिक्स में टेक्सोनॉमिक बेसिस में कैसी चीज़ें चलती हैं, हम लोग कीमोटेक्सोनॉमी क्या होता है, साइटोटेक्सोनॉमी क्या होता है, फिर क्लासिफिकेशन कितने तरह का है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल है, ये सारी चीज़ें 5 किंगडम, 2 किंगडम, 1 किंगडम, 6 किंगडम, सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।